नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, खासकर रेलवे वाले जो स्टूडेंट है दोस्तों, जो आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर रेलवे में दोस्तों नर्वस सिस्टम से कोई क्वेश्चन आता है तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं इन्हीं 10 क्वेश्चनों में से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अब तक मैंने पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ब्लड, विटामिन आदि की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूख, प्यास, गुस्सा, नफरत आदि को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है मेडुला ऑब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर डी है पोन्स वेरोली। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। दोस्तों, हाइपोथैलेमस क्या करता है? भूख को, प्यास को, गुस्सा को, नफरत को और दोस्तों प्यार को और दोस्तों आपकी जो हॉबी है और दोस्तों आपकी जो हॉबी है दोस्तों, जो रुचि है, जैसे कि किसी की स्विमिंग करना रुचि है, किसी की दौड़ लगाना रुचि है, तो दोस्तों उन सभी को कौन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों उन सभी को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और दोस्तों हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो दोस्तों ये मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। इस कारण दोस्तों हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मानव शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। इस कारण दोस्तों हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मानव शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हाइपोथैलेमस और क्या करता है? दोस्तों हमारा शरीर का जो आंतरिक दर्द होता है, जैसे कि पेट दुखना, आंतरिक दर्द होता है दोस्तों, उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस करता है। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखिए दोस्तों, भूख, प्यास, गुस्सा, नफरत आदि को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस करता है। और इसके अलावा दोस्तों प्यार को भी कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और दोस्तों आपकी जैसे रुचि है, जैसे कि दौड़ लगाना, स्विमिंग करना, ये सभी रुचियों को दोस्तों कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है दोस्तों? मानव शरीर के तापमान को भी नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसलिए दोस्तों हाइपोथैलेमस को मानव शरीर का क्या कहा जाता है दोस्तों? थर्मामीटर दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं कि तापमापी कहा जाता है। दोस्तों हाइपोथैलेमस क्या करता है? मानव शरीर के जो आंतरिक दर्द होते हैं दोस्तों, उन्हें भी नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सेरेब्रम, इसे दोस्तों हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सेरेबेलम, इसे दोस्तों अनुमस्तिष्क कहा जाता है। अक्सर दोस्तों स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको बता दिए। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मेडुला ऑब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम, अर्थात
प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को दोस्तों क्या कहा गया है? बुद्धि का केंद्र माना गया है। दोस्तों किस किस को कंट्रोल करता है? तो दोस्तों ये कंट्रोल करता है याददाश्त को, इच्छा शक्ति को, व्यक्तिगत विकास को, व्यक्तित्व विकास को, बुद्धिमानी को, भाषा को, दूरी को, दिशा को, और दोस्तों बात की जाए तो सपने देखने में भी दोस्तों यही सहायक होता है। सपने देखने में भी दोस्तों यही सहायक होता है। सोते समय दोस्तों आवाज को कंट्रोल करने में भी यही सहायक होता है। सोते समय आवाज को कंट्रोल करने में भी दोस्तों यही सहायक होता है। और दोस्तों जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गया है दोस्तों, डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है दोस्तों, इन सभी को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? तो सेरेब्रम अर्थात दोस्तों प्रमस्तिष्क करता है। दोस्तों आशा करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों सेरेब्रम की बात की जाए दोस्तों तो सेरेब्रम क्या करता है? इसे दोस्तों बुद्धि का केंद्र भी कहा गया है। ये दोस्तों हमारी जो याददाश्त होती है इसको कंट्रोल करता है, हमारी इच्छा शक्ति को, व्यक्तित्व विकास को बताता है, बुद्धिमानी को बताता है, भाषा का ज्ञान करवाता है, दूरी का ज्ञान करवाता है, दिशा का ज्ञान करवाता है, सपने देखने में भी सहायक यही होता है दोस्तों, और सोते समय आवाज को कंट्रोल करने में भी सहायक यही होता है। दोस्तों कभी कभी आपसे ये बातें एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मेनिंजाइटिस रोग का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हृदय से, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ों से, ऑप्शन नंबर डी यकृत से। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क से। एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ये हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को सुरक्षा देने के लिए दोस्तों मस्तिष्क का खुद का एक आवरण पाया जाता है, खुद की एक झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, इसे कहा गया है मेनिंजिस। दोस्तों जिसे कहा गया है मेनिंजिस मेम्ब्रेन। क्या कहा गया है दोस्तों? मेनिंजिस मेम्ब्रेन कहा गया है। दोस्तों मेनिंजिस जो मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, ये 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। दोस्तों आपस में ये जो परत होती है ये उत्तकों की सहायता से जुड़ी हुई होती है। सबसे अंदर वाली जो परत होती है दोस्तों उसका नाम है पिया मेटर। इसे दोस्तों हिंदी में मृदु तालिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदु तालिका भी कहा जाता है। और दोस्तों मध्य वाली जो परत है इसे कहा जाता है एरेक्नोइड। एरेक्नोइड इसे दोस्तों जाल तालिका भी कहा गया है हिंदी में। दिख तो रहा है ना आपको भैया? हाँ दिख रहा है। और दोस्तों सबसे बाहर वाली जो परत होती है दोस्तों इसका नाम है ड्यूरामेटर। और दोस्तों इसे कहा गया है दृढ़ तालिका। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? जब दोस्तों इन परतों में किसी बैक्टीरिया यानी किसी जीवाणु या फिर दोस्तों विषाणु के कारण अगर इनमें सूजन आ जाता है, किसी दोस्तों इन परतों में किसी जीवाणु या किसी विषाणु के कारण दोस्तों इन परतों में सूजन आ जाता है दोस्तों, तो उस रोग को कहा जाता है मेनिंजाइटिस रोग। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। और दोस्तों इसे हिंदी में कहा जाता है दिमागी बुखार। क्या कहा जाता है दोस्तों? दिमागी बुखार कहा जाता है। अगर डायरेक्ट दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि भैया दिमागी बुखार का संबंध किससे है, तो दोस्तों आप खटाक से आंसर कर देते। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है। और दोस्तों ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन नंबर ए 340 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1350 से लेकर के 1450 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1.3 से 1.5 केजी यानी कि किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 280 से 300 ग्राम। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1350 से लेकर के 1450 ग्राम दोस्तों हमारे मस्तिष्क का बाहर होता है। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए 340 ग्राम, तो दोस्तों हमारी जो किडनी होती है, किडनी कितनी होती है दोस्तों, ये होती है भैया एक जोड़ी। कितनी होती है, एक जोड़ी। और दोस्तों अगर संख्या में बात करें तो कितनी होती है, दो। इन दोनों किडनियों का वजन होता है दोस्तों 340 ग्राम। अगर दोस्तों एक किडनी की बात की जाए, संख्या में एक की बात की जाए दोस्तों, तो कितना होगा 170 ग्राम। कितना होगा दोस्तों 170 ग्राम होगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की 1.3 से लेकर के 1.5 किलोग्राम। दोस्तों ये वजन होता है हमारे जो लंग्स होते हैं ना, हमारे जो फेफड़े होते हैं दोस्तों, इन फेफड़ों का भार होता है 1.3 से लेकर के 1.5 किलोग्राम। इनका मतलब क्या है दोस्तों, इनका मतलब है दोस्तों 1300 से लेकर के 1500 ग्राम। इनका क्या मतलब है दोस्तों 1300 से लेकर के 1500 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी की बात करें दोस्तों 280 से लेकर के 300 ग्राम, तो दोस्तों हमारा जो हृदय होता है, हार्ट, इस हार्ट का जो भार होता है दोस्तों वो होता है 280 से लेकर के 300 ग्राम। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अधिकांश एग्जामों में दोस्तों इनके भार भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम हो गई। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। दोस्तों जो न्यूरॉन होता है ये दोस्तों तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस तरीके से दोस्तों हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल्स होती है ना दोस्तों, कोशिका, ठीक उसी तरीके से दोस्तों तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन होती है दोस्तों, तो न्यूरॉन होती है। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर ए किडनी की बात की जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन की बात की जाए दोस्तों, तो हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी की सबसे छोटी जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है नेफ्रॉन। ये भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अगर दोस्तों फेफड़ों की बात की जाए तो दोस्तों फेफड़ों की सबसे छोटी जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है वायु कुपिका, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कुपिका। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि शराब के अधिक सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सेरेबेलम। इसे दोस्तों हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों अनुमस्तिष्क। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुमस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सेरेब्रम। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है मेडुला ऑब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम। दोस्तों जब शराब का हम अधिक सेवन कर लेते हैं दोस्तों, तो मस्तिष्क का सेरेबेलम वाला भाग अर्थात अनुमस्तिष्क वाला भाग डैमेज हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भैया ये सेरेबेलम क्या क्या करता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए तो हमारे जो शरीर होता है, इस शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। आपको पता है दोस्तों जब आप शराब पी लेते हो तो आपके हाथ पैर एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। जैसे ही आप चलते हो तो आप गिर जाते हो, क्योंकि आपके पैरों में लड़खड़ाहट आ जाती है, क्योंकि आपका शरीर संतुलन में नहीं है। इस कारण दोस्तों आप कह सकते हो कि सेरेबेलम का पहला कार्य क्या है दोस्तों, शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगर दोस्तों दूसरे के कार्य की बात की जाए दोस्तों, तो हमारी जो बोलने की जो क्षमता होती है,
इस बोलने की क्षमता को भी दोस्तों कौन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों आपका सेरेबेलम वाला भाग कंट्रोल करता है। जब आप शराब पी लेते हो दोस्तों तो आप बोल तो कुछ और चाह रहे हो लेकिन आपके मुंह से निकल कुछ और जाता है। तो दोस्तों इस बात को भी कंट्रोल कौन करता है? सेरेबेलम करता है दोस्तों। किसको? बोलने की क्षमता को सेरेबेलम भाग कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों पेशीय संकुचन में भी सहायक होता है। पेशीय संकुचन में भी सहायक होता है। दोस्तों सेरेबेलम को छोटा दिमाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? छोटा दिमाग भी कहा जाता है। छोटा दिमाग भी कहा जाता है। दोस्तों इसे जीवन का आधार या फिर दोस्तों इसे पेट भी कहा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर डी पोन्स वेरोली। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लेंगेटा। दोस्तों मेडुला ऑब्लेंगाटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। किन्हें कंट्रोल करता है दोस्तों? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों अनैच्छिक क्रियाएं होती है दोस्तों, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों जैविक क्रियाएं और एक होती है दोस्तों सहायक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं क्या होती है दोस्तों? तो वह क्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो सकती है। जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो सकती है, जैसे कि दोस्तों पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया और दोस्तों उत्सर्जन क्रिया और इसके अलावा दोस्तों रक्त परिसंचरण क्रिया। ऐसी क्रियाएं दोस्तों जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो सकती है, ऐसी क्रियाएं दोस्तों कौन सी होती है? जैविक क्रियाएं। और इन जैविक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लेंगाटा कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर की बात की जाए दोस्तों तो सहायक क्रियाएं। अब बात यह आती है दोस्तों कि ये सहायक क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती। ऐसी क्रियाएं दोस्तों जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती, जैसे कि खांसी, जुखाम, उल्टी, दस्त, डकार, आंखों का छिपकना। दोस्तों ये सभी सहायक क्रियाएं हैं और दोस्तों इनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती। तो दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? तो भैया अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन प्रणाली को नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए मेडुला ऑब्लेंगाटा, ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर सी पोन्स वेरोली, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली क्या करता है दोस्तों? मानव की जो श्वसन प्रणाली होती है दोस्तों उस श्वसन प्रणाली को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों पोन्स वेरोली के और क्या कार्य है? तो दोस्तों ये क्या करता है, जो हमारे अंग होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इन ऑर्गन से जो सिग्नल आता है दोस्तों, इस सिग्नल को हमारे मस्तिष्क के किस भाग तक पहुंचाना है, किस भाग तक पहुंचाना है दोस्तों, इसे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? पोन्स वेरोली करता है। एक बार और समझिए दोस्तों, हमारे अंगों के सिग्नल को मस्तिष्क के किस भाग तक पहुंचाना है दोस्तों, इसे कंट्रोल करता है दोस्तों पोन्स वेरोली। और दोस्तों हमारे शरीर की जो श्वसन प्रणाली है इन्हें भी कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? तो पोन्स वेरोली करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आइए देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमाइना संरचना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए फोर ब्रेन, दोस्तों फोर ब्रेन को हिंदी में अगर मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को हिंदी में मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन को दोस्तों हिंदी में पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों मिड ब्रेन। दोस्तों मिड ब्रेन का कोई भी उपभाग नहीं होता, कोई भी उपभाग नहीं होता, जबकि दोस्तों फोर ब्रेन के 3 उपभाग होते हैं और दोस्तों हिंड ब्रेन के भी 3 उपभाग होते हैं। फोर ब्रेन के दोस्तों 3 उपभाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पर आता है दोस्तों थैलेमस, और नंबर 3 पर आता है दोस्तों सेरेब्रम। अब दोस्तों हिंड ब्रेन की बात की जाए तो हिंड ब्रेन के भी दोस्तों 3 भाग होते हैं। एक होता है दोस्तों पोन्स वेरोली, एक होता है मेडुला ओब्लेंगाटा, और एक होता है सेरेबेलम। जबकि दोस्तों मध्य मस्तिष्क होता है, इस मध्य मस्तिष्क के कोई भी उपभाग नहीं होता। इसमें दोस्तों एक संरचना दिखाई देती है कुछ इस तरीके की। इस संरचना को नाम दिया गया है दोस्तों कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमाइना। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमाइना नाम दिया गया है। इसमें दोस्तों कुछ न्यूरॉन के गुच्छे ऊपर की तरफ होते हैं और कुछ न्यूरॉन के गुच्छे दोस्तों नीचे की तरफ होते हैं। ऊपर वाले जो गुच्छे होते हैं दोस्तों इन्हें तो नाम दिया गया है सुपीरियर कोलिकली, और दोस्तों नीचे वाले जो न्यूरॉन के जो गुच्छे हैं दोस्तों इन्हें नाम दिया गया है इंफीरियर कोलिकली। ऊपर वाले दोस्तों जो गुच्छे हैं सुपीरियर कोलिकली, दोस्तों ये हमारी आंख से आने वाले जो सिग्नल है दोस्तों उन्हें नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। और दोस्तों जो नीचे वाले जो न्यूरॉन के गुच्छे हैं दोस्तों इंफीरियर कोलिकली, ये क्या करते हैं? हमारे जो कान है दोस्तों, हमारे कान से आने वाले संकेतों को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा मध्य मस्तिष्क है दोस्तों, ये हमारे कान से और दोस्तों आंख से आने वाले संकेतों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। दोस्तों भाग नहीं पूछा, आपसे पूछा है उपभाग। ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर सी फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी मिड ब्रेन। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम। सेरेब्रम को कहा जाता है दोस्तों हिंदी में प्रमस्तिष्क। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। और दोस्तों पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। सबसे छोटा उपभाग की बात की जाए दोस्तों, सबसे छोटा उपभाग की बात की जाए दोस्तों तो होता है सेरेबेलम, और सेरेबेलम को कहा जाता है दोस्तों हिंदी में अनुमस्तिष्क। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। फोर ब्रेन की बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों सबसे बड़ा भाग है, ये दोस्तों सबसे बड़ा भाग है। और दोस्तों मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन है दोस्तों मध्य मस्तिष्क, और ये दोस्तों ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। दोस्तों आपको कुछ समझ में आया? ये दोनों तो दोस्तों भाग है और ये दोनों दोस्तों उपभाग है। सबसे बड़ा उपभाग की बात की जाए दोस्तों तो प्रमस्तिष्क है, सबसे छोटा उपभाग की बात की जाए तो अनुमस्तिष्क है, सबसे बड़ा भाग की बात की जाए दोस्तों तो फोर ब्रेन अर्थात अग्र मस्तिष्क है, और सबसे छोटा भाग की बात की जाए दोस्तों तो मिड ब्रेन अर्थात मध्य मस्तिष्क है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको क्वालिटी में थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी, रात के 1 बजे शूट कर रहा हूं इसलिए दोस्तों सॉरी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके और हम दोस्तों रोज ऐसे ही मिलते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।